नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। नोएडा की एक सोसाइटी में फिर से फंस गई लिफ्ट, उसके बाद क्या हुआ पूरी खबर आगे दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुपम। मैं आपको बताऊंगा गाजियाबाद में आखिर किस तरीके से स्टंट करने वालों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और जिस गाड़ी पर मजिस्ट्रेट लिखा हुआ था उसके बाद जो स्टंट का वीडियो सामने आया उसके बाद किस तरीके का एक्शन हुआ है ये आपको दिखाएंगे। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। अब बुंदेलखंड की धरती भी सोना उगल सकती है, पूरी खबर आगे आपको दिखाएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नोएडा की एक सोसाइटी में फिर से लिफ्ट खराब हो गई, जिसमें करीब 1.5 घंटे तक महिला फंसी रही। कड़ी मशक्कत के बाद इस महिला को बाहर निकाला गया। ये पूरी घटना सेक्टर 134 की जेपी विस्टाउन सोसाइटी में हुई। दिल्ली एनसीआर में ऐसी घटनाएं अब आम हो चली है। बार बार लिफ्ट खराब हो जाती है और लोग बेबस होकर उसमें फंसे रह जाते हैं जब तक उन्हें सुरक्षित बाहर न निकाल लिया जाए। नोएडा में खौफ से भर देने वाली घटना एक बार फिर हो गई है। लिफ्ट खराब होने के बाद एक महिला उसके अंदर फंसी है। उसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे सिक्योरिटी के 5-7 लोग हैं। 4 सिक्योरिटी गार्ड उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लिफ्ट नहीं खुल पाई। कौन सी प्रेस कर रही हो? बाद में मेंटेनेंस की टीम आई, सारे उपाय कर डाले। आखिरकार 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद महिला को बाहर निकाला गया। सोचिए महिला की हालत क्या हुई होगी। महिला जैसे ही लिफ्ट से बाहर आई वो बेहद ही घबराई हुई थी। घटना नोएडा सेक्टर 144 के जेपी विस्टाउन क्लासिक सोसाइटी की है, जहां बुधवार की शाम एक महिला सोसाइटी के दूसरे फ्लोर से लिफ्ट पर चढ़ी। लिफ्ट चलते चलते अचानक 7वें फ्लोर पर रुक गई। महिला ने बाहर निकलने की काफी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में उन्होंने अपने घर वालों को फोन कर खबर दी। इसके बाद तो पूरी सोसाइटी को ये बात पता चल गई। लोग लिफ्ट के पास जमा होने लगे। सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड लिफ्ट खोलने की कोशिश करने लगे। इस घटना के बाद से सोसाइटी के लोगों में काफी आक्रोश है। लोग घबरा गए हैं। सभी को अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी है, लेकिन लिफ्ट खराब होने की घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही है। पिछले दिनों गौर सौंदर्यम सोसाइटी में भी लिफ्ट फंस गई थी। 4 लोगों की जान मुसीबत में पड़ गई थी। करीब 15 मिनट लिफ्ट में फंसे लोग मदद के लिए चिल्लाते रहे। लिफ्ट अटकने की सूचना मिलते ही एक सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड मौके पर पहुंचा और बड़ी मशक्कत के बाद सभी 4 लोग को बाहर निकाल दिया गया। ग्रेटर नोएडा में हाई राइज सोसाइटी की भरमार है। दूर दूर से ऊंची इमारतें दिख जाती हैं, लेकिन लगातार सोसाइटी में लिफ्ट अटकने से लोग भी खौफजदा हैं। अथॉरिटी को भी इस बात का ध्यान देना चाहिए। आखिर क्यों बार बार लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है? बार बार उन्हें बेबस होना पड़ रहा है, क्योंकि बेहतर सुविधा के लिए सोसाइटी में रहने वाले लोग हर महीने मेंटेनेंस चार्ज भर रहे हैं। सुरक्षा को लेकर कोई भी लापरवाही बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है। ग्रेटर नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। आए दिन हम और आप तमाम सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर स्टंट के वीडियो देखते हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें गाजियाबाद से जब सामने आईं तो उसके बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आया और स्टंट बाजों पर कार्रवाई की गई है। गाजियाबाद की सड़क पर रात के वक्त खुलेआम स्टंटबाजी की जा रही है। हाईवे पर गाड़ी फर्राटे से दौड़ रही है। 2 लड़के गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो वहीं उनका साथी गाड़ी की खिड़की से बाहर निकलकर स्टंट करने लगा। इतना ही नहीं, गाड़ी का हूटर बजाने लगा। ऐसा लगा कि कोई अधिकारी जा रहा हो। हूटर बजाती सरकारी गाड़ी को पीछे से आते देख हाईवे पर मौजूद लोगों ने अपनी गाड़ियों को साइड कर लिया, लेकिन यहाँ तो स्टंटबाजी का खुमार चढ़ा हुआ था।
इतना ही नहीं, गाड़ी पर मजिस्ट्रेट भी लिखा हुआ था। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में नेशनल हाईवे 9 पर इस स्टंट को अंजाम दिया गया। किसी राहगीर ने इसका वीडियो बनाया, जिसके बाद ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में सफेद रंग की बोलेरो गाड़ी तेज रफ्तार के साथ दौड़ती दिखाई दे रही है। वीडियो पुलिस के पास भी पहुंच गया। वीडियो में गाड़ी का नंबर साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद पुलिस ने भी जांच शुरू की। बाद में 25,000 का चालान भी कर दिया गया। इसके बाद छानबीन की गई तो पाया गया कि यह जीडीए की सरकारी गाड़ी है, जिसे गाजियाबाद सदर के तहसीलदार इस्तेमाल कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक गाड़ी का ड्राइवर इसे घर ले जा रहा था, जहां से उसका बेटा और उसके दोस्त गाड़ी चलाने लगे और गाड़ी चलाते चलाते नेशनल हाईवे पर चढ़ गए। पुलिस ने नंबर प्लेट के आधार पर गाड़ी को ट्रेस करते हुए एक्शन लिया। सड़कों पर स्टंटबाजी के वीडियो आए दिन वायरल होते हैं। कभी कोई बाइक से स्टंट करता नजर आता है, तो कभी कोई कार लेकर रील बनाने की कोशिश में अपनी और दूसरों की जिंदगी खतरे में डालता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बुंदेलखंड की धरती भी सोना उगल सकती है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। बुंदेलखंड अपने खजाने के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ की मिट्टी में कई तरह के खनिज भी पाए जाते रहे हैं। बुंदेलखंड की धरती अब जल्दी ही सोना उगल सकती है। सोने की खोज के लिए यहाँ ड्रिलिंग भी शुरू हो चुकी है। ड्रिलिंग का काम ललितपुर के मड़ावरा तहसील क्षेत्र में चल रहा है। बड़वार इलाके में सोने और लोहे के भंडार को मापने के लिए एक निजी कंपनी काम पर लग चुकी है। खदानों के संचालन के लिए यहाँ पर टेंडर निकाले गए थे। मड़ावरा में 231 हेक्टेयर में तैयार इन ब्लॉकों को खनन के लिए आवंटित किया गया था। ये कंपनी गिरार खनिज ब्लॉक में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करेगी। इसके साथ खनिज ब्लॉक में 31 बोरहोल्स करके रासायनिक विश्लेषण के आधार पर खनिज भंडार की पुष्टि की जाएगी। भयंकर सूखे के लिए जाने जाने वाली बुंदेलखंड की धरती अब सोना उगलेगी। आयरन और सोने के भंडारण को मापने के लिए यहाँ एक निजी कंपनी ने ड्रिलिंग का कार्य शुरू कर दिया है। इसमें फोमेंटो ग्रुप को लीज हुई है आयरन गोल्ड ब्लॉक की गिरार और सोमराई क्षेत्र में, और अभी शासन से उनकी लीज निर्गत हो गई है, तो उन्होंने वहाँ पे एक्सप्लोरेशन का काम शुरू कर दिया। पहला जो उनको होल फिल करना था उसकी कार्रवाई शुरू हो गई, और इसमें आगे जनपद के इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह की उसमें खोज निकलती है और फिर आगे लोग माइन करते हैं, उसके हिसाब से प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाया जाएगा, उससे भी रोजगार प्राप्त होगा। लंबे समय से खनिज विभाग की तरफ से शोध कार्य चल रहा है। सोने के अलावा लोहे और प्लैटिनम के होने का भी अनुमान लगाया गया है। बुंदेलखंड अपार संभावनाओं से भरा हुआ है। अगर गिरार खनिज ब्लॉक में सोने की मौजूदगी पाई जाती है तो यहाँ के लोगों के लिए भी फायदेमंद होगा। अगर पर्याप्त मात्रा में सोना और लोहा मिला तो फिर इसका खनन भी होगा, जिससे सरकार को राजस्व के साथ साथ लोगों के लिए रोजगार के मौके भी बन सकते हैं। ललितपुर से न्यूज़ 18 के लिए अभय श्रीमाली की रिपोर्ट। उत्तराखंड में सभी पर्व और त्योहार पूरे उल्लास और उमंग के साथ मनाए जाते हैं। पहाड़ के लोग पूरी तरह से हर रंग में डूबे रहते हैं, चाहे होली का मौका रहा हो, चाहे और जो त्यौहार होते हैं उसमें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि लोक आस्था का जो पर्व है, हिल यात्रा का पर्व, वो जिस तरीके से पिथौरागढ़ और आसपास के इलाकों में जिस तरीके से उसको लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। पहाड़ों में इस महीने को कृषि पर्व के रूप में मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। सातू आठू से शुरू होने वाले कृषि पर्व का समापन सोर घाटी पिथौरागढ़ में हिल यात्रा के रूप में होता है। हिल यात्रा में बैल, हिरन, लखिया भूत जैसे दर्जनों पात्र मुखौटों के साथ मैदान में उतरकर देखने वालों को रोमांचित कर देते हैं। हिल यात्रा का ये पर्व सोर, अस्कोट और सीरा परगना में ही मनाया जाता है। इन तीनों में सबसे ज्यादा ख्याति सोर घाटी के कुमोड़ की हिल यात्रा ने बटोरी है।
कुमोर की हिल यात्रा का रिश्ता पड़ोसी देश नेपाल के साथ भी है। बताया जाता है कि कुमोर के 4 महर भाइयों की वीरता से खुश होकर नेपाल नरेश ने ये मुखौटे भेंट किए थे। तभी से यहाँ हिल यात्रा मनाने की परंपरा शुरू हुई है। उत्सव की तो यह हिल यात्रा उत्सव पौराणिक गाथाओं से भी जुड़ा हुआ है और इसका संबंध नेपाल से भी है और महर भाइयों के द्वारा नेपाल से जीतकर इस हिल यात्रा उत्सव को पिथौरागढ़ लाया गया है और तब से लगातार अनवरत इस कुमोड़ गांव में हिल यात्रा का आयोजन किया जाता है। लखिया बाबा, जिसको वीरभद्र शिव का गण माना जाता है, उनका पात्र निभा रहा हूँ और मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ कि इस चीज़ के लिए मुझे भगवान ने और हमारे बड़े भाई लोगों ने सेलेक्ट किया और मेरे को ये किरदार निभाने का अवसर प्राप्त हुआ। इस पर्व का आगाज भले ही महर भाइयों की वीरता से शुरू हुआ हो, लेकिन अब इसे कृषि पर्व के रूप में मनाया जाने लगा है। हिल यात्रा में हिरन, चीतल, बैल, धान लगाती महिलाएं पहाड़ के कृषि जीवन के साथ ही पशु प्रेम को भी दर्शाती है। समय के साथ आज इस पर्व की लोकप्रियता इस कदर बढ़ गई है कि हजारों की संख्या में लोग हिल यात्रा देखने पहुंचते हैं। इतना अच्छा महसूस हो रहा है। पहली बार जब टीवी में देखते थे तो इतना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब जब रियल लाइफ पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं उस चीज़ को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हम अपने कल्चर को देख रहे हैं, अपने फेस्टिवल्स को देख रहे हैं जो लोग भूल चुके हैं। हम उसी चीज़ों की याद दिला रहे हैं कि हमारी संस्कृति क्या थी, हमारा पास्ट क्या था। आठों पर्व के बाद ये मनाया जाता है जिसमें पूरे क्षेत्र में बड़ा उत्साह रहता है और ऐसा मुखौटा नृत्य इधर आसपास के क्षेत्र में और काफ़ी दूर क्षेत्र तक उत्तराखंड में भी ये देखने को नहीं मिलता और देश में भी ये अनोखा मुखौटा नृत्य शैली है जिसमें ये पर्व यहाँ पर मनाया जाता है। हिल यात्रा देखने आए हजारों लोगों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी वर्चुअली संबोधित किया। सीएम के संबोधन के बाद वो घड़ी भी आ गई जिसका इंतजार सबको रहता है। घंटों तक चलने वाले हिल यात्रा पर्व का समापन लखिया भूत के आगमन के साथ होता है, जिसे भगवान शिव का गढ़ माना जाता है। लखिया भूत अपनी डरावनी आकृति के बावजूद हिल यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण पात्र है, जो लोगों को सुख, समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद देकर अगले साल आने का वादा कर चला जाता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। भारत में सरकार से एक आई ड्रॉप को मंजूरी मिल गई है। दावा है कि इस आई ड्रॉप को डालने के 15 मिनट बाद अस्थायी पर आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर लोगों को टीवी देखने और अखबार पढ़ने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। कमजोर आईसाइट की वजह से बिना चश्मे के खुद को असहाय महसूस करते हैं। ऐसे लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब एक आई ड्रॉप को डालते ही 15 मिनट में आपकी आंख की रोशनी अस्थायी तौर पर वापस लौट आएगी। 2 साल से ज्यादा समय तक विचार विमर्श के बाद दवा नियामक यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI ने चश्मे की जरूरत को खत्म करने के लिए भारत की पहली आई ड्रॉप को मंजूरी दे दी है। अगर आप भी फोन डायल करने से लेकर अखबार पढ़ने तक चश्मों का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए खुशखबरी है। CDSCO ने जो है एक ऐसी आई ड्रॉप के लिए मंजूरी दे दी है और ये भारत का पहला ऐसा आई ड्रॉप बताया जा रहा है जिससे आपको चश्मे से छुटकारा मिल जाएगा और ये 15 मिनट में काम करना शुरू कर देगा और इसकी जो कीमत है वो भी 350 होगी। और ये पहला आई ड्रॉप ऐसा है, इससे पहले ये दावा किया गया है कंपनी द्वारा और कंपनी का कहना है ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट से भी बढ़कर है और ये बहुत अच्छे से काम करेगा और ये उन लोगों के लिए काम करेगा जो प्रेस बायोपिया से ग्रसित है। मुंबई के एंटोन फार्मास्यूटिकल्स ने पिलोका पाइन का उपयोग करके बनाई गई प्रेस्व्यू आई ड्रॉप लॉन्च कर दी। ये दवा आँख की पुतलियों के आकार को कम करके प्रेस बायोपिया का इलाज करती है। दवा की एक बूंद सिर्फ 15 मिनट में काम करना शुरू कर देती है और इसका असर अगले 6 घंटों तक बना रहता है। हालांकि डॉक्टर इसके साइड इफेक्ट से भी इंकार नहीं कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए कारगर साबित होगा जिन्हें हर चीज के लिए चश्मों की जरूरत होती है, यानी चश्मों से आपको निजात मिल जाएगा अगर आपको सामने की कोई भी चीज
दिखाई नहीं देती है या आपको पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है। तो साफ तौर पर इस आई ड्रॉप से सबको बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और जिस तरीके से कंपनी ने दावा किया उसके बाद डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित होंगे। वहीं डॉक्टर्स का ये कहना है कि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होंगे। ये आई ड्रॉप 350 रुपए कीमत पर मिलने लगेगी। ये दवा 40 से 55 साल की उम्र के लोगों के लिए कारगर हो सकती है। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए फराह खान की रिपोर्ट। बहराइच से जो भेड़ियों के हमलों की कहानी शुरू हुई, अब उसका दायरा बढ़ता ही चला जा रहा है। बताया जा रहा है कि तराई बेल्ट के अलावा पूर्वांचल से भी भेड़िए के हमलों की खबरें सामने आने लग गई हैं। भेड़ियों के हमलों का एक ही पैटर्न क्या कहता है? क्यों भेड़िए छोटे छोटे बच्चों को टारगेट कर रहे हैं? आखिर क्यों बढ़ता जा रहा है इन हमलों का दायरा? इन सवालों के जवाब की तह तक पहुंचे उससे पहले उत्तर प्रदेश के 5 जिलों से आई इन तस्वीरों को देख लीजिए। कौशाम्बी, बरेली, भदोही, सीतापुर और भेड़िए के हमलों का सेंटर पॉइंट यानी बहराइच। ये वो जिले हैं जहां भेड़ियों के आतंक से हर कोई डरा सहमा है। अभी तक भेड़ियों के हमलों की जो कहानी बहराइच तक सिमटी थी वो अब कई जिलों तक पहुंच गई है। खबर है कि कौशाम्बी में आदमखोर भेड़िए के हमले में 3 लोग जख्मी हो गए। तो किसी तरह वो वहां से उसको छुड़ाए। जब वो भागा तो एक आगे एक सयान चरा रहा था बकरी, वहां जाके वो हमला वहां पे किया। वहां पे पूरे गांव के लोग सब इकट्ठा हुए, दौड़े जब तक में उसको खूब काफी चोट आ गई। 2-4 दिखाई देते हैं। ठीक, एक बच्चे को ने तोड़ा, एक सयान को भी तोड़ा, खुजवापुर में तोड़ा, 3 लोग को मतलब जख्मी कर दिए। इसी तरह यूपी के बरेली और भदोही से भी आदमखोर के हमलों की खबर आ रही है। हम लोग खेत पे जा रहे थे ना, खेत पे हमारा खेत है, वहाँ खेत पे धान नरा रहे थे। पीछे से आके उसने मेरे कुली पर मारा था। मैं डर गई, मैंने पता नहीं क्या चीज है। उसके बाद में फिर वो आगे से आया था। जब मैं आगे से आया तो मैं टेके आई जोर से। भेड़िया था, मैं आँख से देखा, मैं उससे मतलब हाथापाई उससे हुआ भेड़ से जी। और मुझे 4-5 बार मैं उसको उठा के पटका, 7 बार 5 बार उसने मुझे जानलेवा हमला किया। हालांकि बहराइच में बीते कुछ घंटों से भेड़िए के हमले थमे, लेकिन खूनी पंजों की दहशत का असर देखिए। जिन गांव में लोग अभी तक बिना दरवाजों के सो रहे थे, उन्हीं गांवों में दरवाजों की डिमांड बढ़ गई है। कुछ लोगों का घर भी जैसे घास फूस का, झोपड़ी मड़ाई का है, उसमें ज्यादा अटैक करते हैं, और खुला जगह दरवाजे जिसमें नहीं है उसमें अटैक करते हैं। बंद दरवाजे में तो जा नहीं सकता। इलाके के लोगों की मान्यता है कि भादों के महीने में लोग अक्सर अपने घरों पर नए दरवाजे नहीं लगवाते, जिस वजह से इस महीने में लोगों का रोजगार धीमा पड़ जाता है। लेकिन भेड़ियों के आतंक ने लोगों को इतना बेबस कर दिया है कि लोग भादों के महीने में ही दरवाजों का ऑर्डर दे रहे हैं। ये भेड़िए की डर की वजह से इस बार लोग को ये महीना नहीं देखे, बस किसी तरह पल्ले हमारे यहाँ लग जाएं। अच्छा, पल्ले दरवाजे लग जाए ताकि घर बंद हो जाए। और वो क्या चाहते हैं, कितने दिन में ये ऑर्डर पूरा मिल जाए? तुरंत का तुरंत चाहते हैं कि हमें कोई भी पैसा लगे तुरंत मिल जाए हमें, केवल अच्छा कि आज ही हमारे घर पे लग के कंप्लीट हो जाए, बंद हो जाए घर। लेकिन भेड़ियों के हमले से जुड़ी असल कहानी कई सवालों पर आकर छिटक जाती है। क्या कर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों भेड़ियों के हमलों का पैटर्न एक ही जैसा है? इन सवालों के पीछे जानकार प्रतिशोध की उस थ्योरी का जिक्र कर रहे हैं जिसकी कहानी उत्तर प्रदेश में पहले भी देखी जा चुकी है। ये कहानी अब से 20 से 25 साल पहले की बताई जा रही है, जब जौनपुर और प्रतापगढ़ में सई नदी के कछार में भेड़ियों के हमलों में 50 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी। तब पड़ताल में पता चला था कि कुछ बच्चों ने
भेड़ियों की माद में घुसकर उनके बच्चों को मार दिया था, जिसका असर ये हुआ था कि भेड़िए उग्र हुए और उनकी पूरी फौज ने छोटे छोटे बच्चों को टारगेट करना शुरू कर दिया। और ठीक ऐसा ही बहराइच में भी देखा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि इसी साल जनवरी और फरवरी महीने में भेड़ियों के 2 बच्चों की किसी ट्रैक्टर से कुचलकर मौत हो गई थी। उस वक्त भी भेड़िए उग्र हुए थे, लेकिन वन विभाग ने उन्हें पकड़कर 40 से 50 किलोमीटर दूर बहराइच के ही चकिया जंगल में छोड़ दिया था। और शायद यही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गलती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसी वक्त से भेड़ियों के हमलों की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो क्या वाकई बहराइच और दूसरे जिलों में हो रहे भेड़ियों के हमले की कहानी का प्रतिशोध से कनेक्शन है?